क्वेश्चन आ गया आपका चिपको आंदोलन से। चलिए, चिपको आंदोलन की जनक कौन थी? तो गौरा देवी थी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन गया आपका। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? ये यूपी टेट आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके रैणी गांव, मानमती, थिरपाक और हाट गांव। इसका राइट आंसर होगा आपका रैणी गांव। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता घटती है या बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है? यूके टेट 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता आपकी क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? यूटेट 2015, यूके टेट 2014। 2014 तक उसका नाम यूके टेट ही था, ये उत्तराखंड का। 15 से यूटेट हो गया डायरेक्ट, है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो मोनाल जो है वो उत्तराखंड का जो है राज्य पक्षी है। इसके अलावा ऐसा और कौन सा राज्य है जिसका मोनाल राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो मोनाल जो है आपका उत्तराखंड और हिमाचल दोनों प्रदेशों का राज्य पक्षी है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर का। किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। ये आपका यूपी टेट 2011 और यूके टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले फ्लोरा और फना होते क्या है? ये एक क्षेत्र है, आपके कह सकते हो जगह होती है या क्षेत्र होती है। जो फ्लोरा क्षेत्र होता है वहां पर आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, विशेष प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और जो आपका फना क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर जंतु जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको उस क्षेत्र को कहा जाता है फना। ठीक, क्या समझ में आया? फ्लोरा उस जगह को कहा जाता है जहां पर विशेष प्रकार के पेड़ पौधे हों, और फना उस जगह उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर जीव जंतुओं की विशेष प्रजातियां हों, जीव जंतु हों। तो अब आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि किसी जगह की फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फना मतलब जंतुओं से संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन ए है यही सही नजर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। उत्तराखंड टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये इसका आंसर आप सभी लोगों को आना चाहिए क्योंकि आप बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण आपका घटता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? उत्तराखंड टेट 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो WWF, WHO, पीटा और UN। तो आपकी जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है वो है UN, मतलब यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन। तो ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? यूपी टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
वो सबसे ज्यादा कौन से कलर में होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा आपकी जो होती है वो लाल कलर में होती है, इसके बाद फिर आपकी बैगनी कलर में होती है, ठीक है। और जो हरा रंग होता है, हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है आपका, सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो लाल रंग में होती है, लाल रंग के बाद बैगनी रंग में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका लाल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन में है, एक बार इसको पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वनों के महत्व के कारण यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, आंसर भी आपने लगा दिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो मैं आपको बता दूं कि वनों के महत्व के कारण क्या है, ग्रीन गोल्ड। ये यूपी टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन गोल्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, सबसे बनना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर नहीं बन रही हैं तो फिर आप ईवीएस कैसे कंप्लीट करोगे? तो इतना बेसिक तो आपको पहले से ही पता होगा। राजस्थान टेट 2012 में आया हुआ है, यानी कि जिसका नाम अब रीट बदल करके हो गया है। यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हाथी, शेर, बाघ और मोर दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बाघ। ये वाला क्वेश्चन तो सभी को मालूम रहा होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन फटाफट देखिए, इसके ऑप्शन देखिए, इसका आंसर दीजिए, है ना। थोड़ा आज हम पहले आप लोगों से पूछते हैं, कुछ के आंसर तो दीजिए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। जैसे ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, कौन सा है ये आपको बताना है। राजस्थान टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ लिया आपने, चारों ऑप्शन पढ़ लिए। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके कोयला, पेट्रोलियम, पौधे और यूरेनियम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पौधे। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम और पौधों में से जो नवीनीकरणीय स्रोत है वो है आपके पौधे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर का है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी लोग एमपी के होंगे उनको तो ये मालूम होगा कि टाइगर स्टेट हो गया, सोया स्टेट हो गया, किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं, ठीक है। तो जितने एमपी वाले हैं, एमपी जी के पढ़ते होंगे, उन सबको ये चीजें मालूम होगी कि जो आपका मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसको किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो इसको सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है ना। दूसरा टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि जो वन्य जीव सप्ताह होता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपको दिख गए, 1 से 7 अक्टूबर, 15 से 21 अक्टूबर, 1 से 7 जून, 15 से 21 जून। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? आरटेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। कर दिया आप सभी ने आंसर। इसका जो आंसर होगा आपका वो है 1 से 7 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है आपका 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एकल परिवार से तात्पर्य है, राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, आंसर आप खुद ही लगा लेंगे। जो आपका एकल परिवार होता है, एकल परिवार में आपके मतलब माता पिता और बच्चे, और ऐसे बच्चे जिनकी शादियां ना हुई हो, तो वो परिवार आपका कहलाता है एकल परिवार। अब संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में आपके दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे हों अगर, तो उस परिवार को कहा जाता है संयुक्त परिवार। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, तो भी आप आंसर लगा सकते हैं। संयुक्त परिवार से पूछ दे तो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, तो परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हैं, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता संयुक्त परिवार से क्या तात्पर्य है, तो संयुक्त परिवार के लिए आपका हो जाता जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी रहते हों, उस परिवार को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इनसे अगर क्वेश्चन आपसे आता है तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, राजस्थान टेट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, वायु कोश द्वारा या फिर गलफड़ों द्वारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर बताइए कितने लोग इसका आंसर जानते हैं। अच्छा, मछली जो श्वसन करती है वो कहाँ से करती है, ये अगर मालूम होगा तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। गलफड़ों के द्वारा, ठीक है। जो जलीय जंतु होते हैं वो उनका श्वसन किसके द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। आरटेट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर अपने आप लगा लेंगे। वातावरण के अनुरूप मतलब जैसा वातावरण वैसे ही जो पौधे होते हैं या जंतु होते हैं उनके शारीरिक लक्षण वैसे ही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग अनुकूलन। मतलब जैसा जहां पर वातावरण है उसी तरह पौधे हैं उसके वातावरण के अनुसार, और उसी तरह के जंतु हैं उनके शारीरिक लक्षण उसी तरह के हैं जिस तरह का वातावरण है। तो इसको क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर का होगा। फोर्टी 49 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक है। अब जो आपका प्रकाश संश्लेषण है ये आपने स्कूल टाइम पे ही पढ़ा होगा। ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप लोग बताइए, है ना। जैसे पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। कर दिया आप लोगों ने आंसर। तो जिनका आंसर अगर सी ऑप्शन आपने लगाया है तो सही है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें आवश्यक जो होता है वो क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए आपका, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आरटेट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे आंसर लगाना है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, तो ये भी गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही लगाना है। तो ऐसा नहीं कोई एकल परिवार का है तो दहेज लेगा ही लेगा,
तो ये भी गलत है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, तो सामान्य बात बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, बिल्कुल। जो दहेज है या बाल श्रम है, ये क्या है? सामाजिक बुराइयां हैं। तो सही तो ये लग रहा है। एक ऑप्शन बचा है, उसको और पढ़ लेते हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। हमें सही निकालना था। तो जो एक दहेज है और जो बाल श्रम होता है, ये क्या है? ये एक सामाजिक बुराइयां हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण, जलाशयों की सफाई। पूछा क्या गया है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि अगर पर्यावरण का हमें संरक्षण करना है तो उससे संबंधित क्या नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन जो पढ़ने हैं उसमें आपको मतलब भी पता होना चाहिए। वनोन्मूलन का मतलब होता है जंगल को काटना, है ना, उनको समाप्त करना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जो भी प्रकृति के द्वारा संसाधन दिए गए हैं उनको, उनकी सुरक्षा करना। बहुत ज्यादा पौधे लगाना, और जो जलाशय हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उन सबकी सफाई करना। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं जरूरी है, जलाशयों की सफाई करें ये भी जरूरी है। लेकिन वनोन्मूलन से आपका पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछा भी यही गया है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, यही आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो चलिए चारों ऑप्शन देखिए और इसका आंसर आप लोग बताइए कि आंसर क्या होने वाला है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति संरक्षण कोलकाता, भारतीय वन्यजीव संस्था कोयम्बटूर, या फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है आपका कोलकाता में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं पूछा गया है। ऑप्शन आपके जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दी गई है। तो इसमें से जो कौन सा है, जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सभी आपके नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन जो आपका जीवाश्म ईंधन है वो आपका नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रीट 2000 आया का 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्यों बैठा रहता है? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो अगर भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला क्यों बैठता है, तो देखिए घास में कीट खाने के लिए घास में बैठेगा, भैंस के ऊपर तो नहीं बैठेगा। तो आपको इस तरह से ऑप्शन भी निगलेक्ट कर देना है तो भी आपका राइट आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तो भाई बैठा भैंस के ऊपर है तो घास में नहीं खाएगा। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये कोई बात ही नहीं हुई, गाना पसंद करता वो भी भैंस की पीठ पर। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, तो भैंस की पीठ पर ही क्यों आराम करना। अगला जो पहला ऑप्शन है आपका, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, तो बिल्कुल
कुछ ना कुछ तो वहां पर उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, जब वो भैंस की ही पीठ पर बैठ रहा है तो भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उनको खाता है, इसीलिए भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ये आपका सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, ये भी सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान में ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। एक्वेरियम मतलब आपका एक तरह से वो जो कांच वाले आपने देखा होगा जिसमें मछली को रखा जाता है, मछली घर कह सकते हो वैसे आप, तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, सीटेट 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, या फिर खनिज रहित है। तो आपको पता है कि जब पानी को उबाल दिया जाता है तो उबालने के बाद ठंडा कर दिया जाएगा तो उसमें जो खनिज होते हैं वो नहीं रहते, तो उसकी वजह से मछली क्या होती है, मर जाती है ना। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, खनिज रहित पानी की वजह से मछली मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका वेन आरेख दिया हुआ है, यहाँ पर समझिएगा। ये जो वेन आरेख दिया हुआ है इसमें जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं को इस सर्कल में दिखाया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका जमीन में रहने वाले जीव जंतु। इसके बाद ये हो गया पानी में रहने वाले जीव जंतु, और यहाँ पर अंडे देने वाले जीव जंतु हो गए आपके ये। तो यहाँ पर तीनों, यानी यहाँ पर जो एक्स बना हुआ है, ठीक है, तो एक्स में किसको रखा जा सकता है कि जो पानी में भी रहता हो, जमीन में भी रहता हो और अंडे भी देता हो। तो आपका ऑप्शन दिख रहे होंगे मगरमच्छ, ईल, मछली और शार्क। तो ये सभी जानते हैं कि जो मगरमच्छ होता है वो पानी में भी रहता है ना, पानी के बाहर भी रहता है और अंडे भी देता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि मगरमच्छ। चलिए, अगला क्वेश्चन 57 नंबर का है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 में आया हुआ है कि निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को मिलता है, मतलब कॉमन होना चाहिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे कौन कौन से आपके ऑप्शन है, उसका आपको आंसर बताना है। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। तो जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं उनमें ये कॉमन चीज होती है कि वृद्धि दोनों में भी होते हैं और प्रजनन में भी दोनों में होता है। निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धि और प्रजनन। ये आपका सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, 58 नंबर का क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, सीटेट 2013 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो रात में जागते हैं उनको जो वस्तुएं होंगी, चीजें होंगी, वो किस तरह से दिखाई देंगी। तो ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं उनको जो चीजें होंगी वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेंगी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं, बिल्कुल गलत। हरे रंग में देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। केवल काली और सफेद देख सकते हैं, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट मैंने बताया आपका। केवल हरे रंग में देख सकते हैं, गलत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल काली और सफेद देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो ये चीजें आपको हलवा लगेंगी, क्योंकि थ्योरी में वन लाइनर एक एक चीज करके समझा दूंगा। जैसे हाथियों के झुंड के बारे में तो 4-5 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे पॉइंट बता दूंगा हाथियों के झुंड के बारे में। तो वो थ्योरी में महामैराथन 2-3-4 क्लास ही कर दूंगा तो उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा ईवीएस। बाकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में।
उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाथियों के, अब ये हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन हमें चुनना है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही है, क्योंकि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनी जो होती है वही मुखिया होती है वहां पर, और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। 14-15 वर्ष से बड़े होते ही जो हाथी होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट दिया है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सदस्य के परिवार हो। तीसरा, झुंड को सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल ये वाला भी सही है। तीसरा नंबर का भी आपका सही है और पहले नंबर का सही है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, लिमिट होती है 15 से 20 आई थिंक, बाकी थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो मैं आपको थ्योरी में बता दूंगा। 15 से 20 हाथियों का ही झुंड आपका रहता है, 20 हाथियों का लगभग, ऐसा नहीं है कितने का भी झुंड हो। तो ये भी आपका गलत हो गया चौथा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा दिया हुआ है आपके ऑप्शन सी में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 60 नंबर 60 का। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आज का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। तीसरा प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, लेकिन इन दोनों प्रैक्टिस सेटों को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। जैसे ही आप इसको कर लेंगे अच्छे से, तो तीसरा प्रैक्टिस सेट और आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर मैं बताऊं या आप लोगों को होमवर्क दे दूं? तो चलिए, जो 60 नंबर का क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इसका आंसर बताइए। अगर आप लोगों से कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं बन रहा तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जो प्रैक्टिस सेट ईवीएस का तीसरा लेकर के आएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। तो चलिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? सीटेट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग और मूलांकुर है। चलिए इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जितने लोग भी देखे ना, सभी लोग इसका आंसर लिखिएगा नीचे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कर रहे हैं या एचटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, चाहे वो सीटेट हो एचटेट हो, तो आप लोग क्लासें अटेंड करिए और आराम से अपने टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए।